दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रिजन ब्रेक वेब सीरीज के नेक्स्ट 5 एपिसोड लेकर आया हूं। अगर आप इस सीरीज को देखने में अपने 22 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा एकदम डिटेलिंग के साथ इस सीरीज का फुल एक्सप्लेनेशन। मैं बाकियों की तरह खाना पूर्ति नहीं करता कि मुझे इस सीरीज को आधे 1 घंटे में ही निपटाना है। भाई लोग, बुरा काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो अगर अब तक आपने इसके पहले 5 एपिसोड नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 11वें एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां माइकल एक शॉप में जाकर डायमंड खरीदता है। अब ये इस डायमंड का क्या करेगा ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि माइकल सारा के पास अपने डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान सारा और माइकल एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं सारा माइकल को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर भी आ जाती है और सारा को अपने साथ किसी काम से बाहर ले जाती है। फिर जैसे ही सारा मेडिकल रूम से बाहर जाती है तो माइकल जल्दी से 2 केमिकल वाले टूथपेस्ट निकालता है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था और सारा के आने से पहले सीवर पाइप में डाल देता है। फिर माइकल मेडिकल रूम के बाहर से सारी जगह का मुआयना करता है, क्योंकि माइकल और उसके साथियों का वहीं से भागने का प्लान था। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर वर्कशॉप के काम के लिए चला जाता है, लेकिन काम करते वक्त कनॉट की टी बैग से थोड़ी बहस हो जाती है। फिर लिंकन उन दोनों के बीच में आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है, जिसके बाद टी बैग दोबारा से खुदाई करने लगता है। तभी सुक्रे जल्दी से भागकर अंदर आता है और सभी को गार्ड के आने के बारे में बताता है। सुक्रे की बात सुनकर सभी लोग मिलकर अपने बनाए हुए गड्ढे को कपड़े से ढक देते हैं और फिर उस पर एक मेज लाकर रख देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आता है और माइकल को कहता है कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी पत्नी आई है। अब गार्ड की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माइकल ने अभी तक उनको अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर माइकल गार्ड के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जब बेलिक माइकल की पत्नी को देखता है तो उसको देखकर बेलिक को लगता है कि उसने माइकल की पत्नी को पहले भी कहीं देखा है। फिर माइकल वहां पर आकर उस औरत से मिलता है जिसका नाम निका था। माइकल ने उसके साथ अपने जेल में आने से पहले नकली शादी की थी और आज निका के माइकल के पास आने का कोई मकसद था। फिर निका माइकल को एक क्रेडिट कार्ड देती है जो कि माइकल ने ही निका से मंगवाया था। फिर जब अपना काम करने के बाद निका वहां से जा रही थी तो वो माइकल को किस करती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। लेकिन ठीक उसी वक्त सारा माइकल और निका को किस करते हुए देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि माइकल शादीशुदा है। फिर निका से मिलने के बाद माइकल की दोबारा से चेकिंग की जाती है। फिर बेलिक माइकल को कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को कहीं देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सही औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बेलिक को कहीं ना कहीं शक था कि निका माइकल की पत्नी नहीं है। तभी माइकल की चेकिंग भी पूरी हो जाती है और गार्ड को माइकल के पास से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि माइकल ने अपने क्रेडिट कार्ड को पहले से ही अपने कपड़ों में छिपा लिया था। फिर माइकल दोबारा से सेंट लुइस बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वहां पर जाते ही सुक्रे माइकल से पूछता है कि आखिर तुमने हमें अपनी पत्नी के बारे में क्यों नहीं बताया। सुक्रे की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि मैं तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तभी रात को जब माइकल अपने सेल में बैठा हुआ था तो वो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर से कुछ स्टिकर्स हटाता है, यानी कि माइकल के पास जो क्रेडिट कार्ड है वो कार्ड है ही नहीं, बल्कि वो एक गेट पास है जो माइकल ने जेल में आने से पहले ही बनवा लिया था। फिर माइकल अपने बनाए हुए रास्ते में चला जाता है और उसी रास्ते से होते हुए एक रूम तक पहुंच जाता है जहां पर जेल में आने के बाद सभी कैदियों का सामान रखा जाता है। फिर माइकल उस रूम से अपना सारा सामान उठा लेता है और वहां से सीधा एक सीवर पाइप में पहुंच जाता है। तभी जब माइकल अपने सामान को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके सामान में उसकी सोने की घड़ी नहीं है। ये देखकर माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ निक, वेरोनिका और एलजे तीनों कैबिन में आराम कर रहे थे, लेकिन तभी उनके कैबिन के बाहर केविन आ जाता है जिसने अपने मुंह के ऊपर खून जैसा कुछ लगाया हुआ था। केविन कैबिन के बाहर आकर निक और वेरोनिका को झूठ कह देता है कि मेरा कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे हेल्प की जरूरत है। वो निक के आगे इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि निक और वेरोनिका केविन की हेल्प करने के लिए उसको कैबिन के अंदर ले लेते हैं। फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर निक पीछे मुड़ता है तो केविन निक को पीछे से शूट कर देता है। फिर वो वेरोनिका और एलजे को कुर्सी से बांध देता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें लिंकन
के केस के बारे में क्या क्या जानकारी मिली और इस बारे में तुमने किस किस को बताया है। लेकिन वेरोनिका केविन को कुछ भी नहीं बताती। फिर वो एलजे के पास पूछताछ करने के लिए जाता है और एलजे से भी ठीक यही सवाल करता है, लेकिन एलजे केविन को कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर केविन निक के पास जाता है जिसको केविन ने बाहर वाले स्टोर में रखा हुआ था। निक के पास बैठकर केविन उससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुम वेरोनिका की हेल्प करने के लिए तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए मुझे बता दो कि तुम्हारा यहाँ पर होने का असली कारण क्या है। फिर निक अपने पास रखी हुई लकड़ी उठाकर केविन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निक उस लकड़ी को उठा ही नहीं पाता। ये देखकर केविन निक को कहता है कि मैंने तुम्हारे दोनों कंधों के बिल्कुल बीच में गोली मारी है, इसलिए अभी तुम कोई भी भारी चीज नहीं उठा पाओगे। फिर केविन दोबारा से वेरोनिका के पास आ जाता है और इस बार उसको बताता है कि मैंने लेटेसिया और तुम्हारे मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया है और उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो, क्योंकि अगर तुमने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया होता तो शायद सभी लोग बच जाते। अब अपने मंगेतर की मौत की बात सुनकर वेरोनिका की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वेरोनिका केविन को कुछ भी नहीं बताती। फिर केविन वेरोनिका को टॉर्चर करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वेरोनिका कुछ न कुछ करके अपने हाथ खोल लेती है और अपनी कुर्सी से केविन के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से केविन घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर वेरोनिका जल्दी से एलजे के हाथ खोलती है और दोनों निक के पास पहुंच जाते हैं। वेरोनिका एलजे को कार की चाबी देकर उसको कार स्टार्ट करने के लिए कहती है, खुद निक को उठाकर कार तक लेकर जाने लगती है। तभी एलजे बाहर जाकर जल्दी से कार स्टार्ट करता है, लेकिन इतने में केविन भी वहां पर आ जाता है और एलजे पर गोलियां चलाने लगता है। फिर एलजे अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। एलजे को भागता हुआ देखकर केविन भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाने लगता है, लेकिन तभी वेरोनिका को भी गोलियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भी बाहर आकर एलजे को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी केविन वेरोनिका को देख लेता है और वेरोनिका की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वेरोनिका देखती है कि उसके और केविन के बीच में एक कुआं बना हुआ है। तभी केविन की नजर भी उस कुएं पर पड़ जाती है, लेकिन इतने में पीछे से एलजे आता है और केविन कुआं में गिरा देता है। दूसरी तरफ माइकल चार्ली से कुछ बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है और माइकल को कहता है कि मुझे भी अपने वर्कशॉप के काम में ले लो। लेकिन माइकल डेविड को वर्कशॉप के काम में लेने के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए वर्कशॉप में नहीं ले रहा क्योंकि हमारी टीम पहले से ही पूरी है। माइकल की बात सुनकर डेविड वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद माइकल चार्ली से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि अगर हमारे जमा किए हुए सामान में से कुछ चोरी हो जाए तो उसको वापस कैसे लाया जाता है। माइकल की बात सुनकर चार्ली कहता है कि इस जेल में कैदियों का सामान चोरी होना एक आम बात है। फिर वो माइकल को एक गार्ड के बारे में बताता है जो काफी बार कैदियों के कीमती सामान को चोरी कर चुका है। तभी हम उसी गार्ड को देखते हैं जिसने माइकल की सोने की घड़ी चुराई थी। वो बेली को कहता है कि मुझे पता चला है कि माइकल ने बैंक में रॉबरी करने से एक दिन पहले ही निका से शादी की थी। गार्ड की बात सुनकर बेली को दाल में कुछ काला लगता है। तभी अगले दिन माइकल उसी गार्ड को देख लेता है जिसने अपने हाथ में माइकल की घड़ी पहनी हुई थी। फिर रात को माइकल डेविड के सेल में जाता है और डेविड को उस गार्ड के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुमने किसी तरीके से उस गार्ड से मेरी घड़ी चुरा कर ला दी तो मैं तुम्हें वर्कशॉप के काम में रख लूंगा। अब डेविड भी माइकल का काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो एक पहुंचा हुआ चोर था। फिर अगले दिन जब माइकल डॉक्टर सारा के पास चेकअप करवाने के लिए आता है तो वो देखता है कि कुछ गार्ड्स डेविड को मेडिकल रूम के अंदर लेकर आ रहे हैं क्योंकि डेविड को मिर्गी का दौरा पड़ा है। लेकिन ये डेविड का नाटक था क्योंकि उसको उस गार्ड के हाथ से घड़ी जो चुरानी थी। फिर वो घड़ी चुराने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वही गार्ड डेविड को मेडिकल रूम में लेकर आया था। माइकल भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वार्डन हेनरी चार्ली को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी को लास्ट स्टेज कैंसर है और डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। अब मरने से पहले तुम्हारी बेटी तुम्हें देखना चाहती है, लेकिन इस जेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से तुम उससे मिलने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन तुम उसके फ्यूनरल पर जरूर जा सकते हो। चार्ली को हेनरी की बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेनरी को कहता है कि क्या अभी मुझे मेरी बेटी से मिलने के लिए उसके मरने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हेनरी भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। तभी रात को चार्ली माइकल को उसकी घड़ी देने के लिए जाता है जो कि डेविड ने ही चार्ली को माइकल को देने के लिए दी थी। जब चार्ली वो घड़ी माइकल को देता है तो वो माइकल को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा क्योंकि मैंने एक प्लेन को हाईजैक करके बहुत सारे पैसे चुराए हैं। फिर चार्ली की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि आखिर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम जेल में बिना किसी जुर्म के
कैद हो। अब माइकल की बात सुनकर चार्ली उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी रात को माइकल उसी घड़ी और सामान से लाए हुए सेल फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस बना लेता है और अगले दिन जब माइकल मेडिकल रूम के पिछली साइड वर्कशॉप का काम करने के लिए जाता है तो उस डिवाइस को वहाँ जमीन के अंदर दफना देता है ताकि उसको वहाँ की सारी खबर मिलती रहे। अगले सीन में हम देखते हैं बेलिक रात को माइकल की पत्नी की फाइल पढ़ रहा था। फिर बेलिक एक बार में जाता है और वहाँ पर उसको निका मिल जाती है जो कि उसी बार में नाच रही थी। बेलिक निका से अंधेरे में जाकर बात करता है ताकि निका को बेलिक का चेहरा दिखाई ना दे। फिर वो निका से उसका नाम पूछता है। निका भी बेलिक को अपना असली नाम बता देती है। फिर बेलिक निका को अपना असली चेहरा दिखाता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। तभी बेलिक निका को कहता है कि मुझे सब कुछ सच बताओ कि तुम माइकल से मिलने के लिए जेल में क्यों आई थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम माइकल की असली पत्नी नहीं हो। निका भी बेलिक की धमकी से काफी ज्यादा घबरा जाती है और बता देती है कि मैं जेल में माइकल को एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए आई थी और इतना बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केविन को कुएं में होश आ जाता है। फिर वो जल्दी से पॉल और डैनी को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पॉल और डैनी भी आ जाते हैं, लेकिन पॉल डैनी की हेल्प करने के बजाय उस कुएं को वापस से ढक देता है क्योंकि पॉल केविन से नफरत किया करता था और अब उसको अपने रास्ते से हटा देने का यही सबसे अच्छा मौका था। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि इस समय चर्च में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है और माइकल को एक डायरी देता है। उसके अंदर $100 का नोट रखा हुआ था। फिर चार्ली माइकल को कहता है कि इस नोट का सीरियल नंबर देखो, ये उसी वक्त का नोट है जब मैंने प्लेन को हाईजैक किया था। उस नोट को देखकर माइकल को चार्ली पर विश्वास हो जाता है। फिर जब माइकल वर्कशॉप के काम के लिए मेडिकल रूम के पीछे वाली साइड जाता है तो वो वहाँ से अपने डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सारा भी वहाँ पर आ जाती है। सारा को देखकर माइकल जल्दी से रिकॉर्डिंग डिवाइस को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। तभी सारा माइकल को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी पर्सनल बात नहीं होगी। और इतना कहने के बाद सारा वहाँ से चली जाती है। तभी रात को जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में थे तो माइकल सुक्रे को अपने वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस में हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसके अंदर 18 मिनट तक कोई भी हलचल सुनाई नहीं देती। ये देखकर माइकल सुक्रे को बताता है कि एक गार्ड को मेडिकल रूम के बाहर से राउंड लगाने में पूरे 18 मिनट का समय लगता है, इसलिए हमारे पास भागने के लिए पूरे 18 मिनट है और हम आज से ही ठीक 4 दिन बाद यहाँ से भाग जाएंगे। फिर अगले दिन जब माइकल और उसके साथी वर्कशॉप पर काम कर रहे थे तो माइकल लिंकन को कहता है कि मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, हमें यहाँ से भागने के लिए पूरे 18 मिनट मिलने वाले हैं, लेकिन हमारे पास इस समय लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमें एक को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तभी जॉन खुदाई करते वक्त सीवर पाइप के पास पहुंच जाता है और ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 12वें एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है। तभी हम देखते हैं कि माइकल एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और ये कंपनी वही थी जिसने फोक्स रिवर जेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम माइकल को एक सीवर पाइप में देखते हैं। माइकल उस सीवर पाइप से होते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से ठीक 20 फुट ऊपर मेंटेनेंस रूम है और इतना ऊपर जाने के लिए माइकल को अब एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन माइकल यहाँ पर सीढ़ी तो किसी भी हालत में नहीं ला सकता था। तभी माइकल वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पाइप को देखता है जिसमें से उस सीवर के अंदर पानी आता है, इसलिए माइकल एक प्लास्टिक बैग में अपने कुछ कपड़े डाल लेता है और उस कमरे में से पानी बाहर निकलने वाले छेद को बंद कर देता है ताकि जब माइकल ऊपर मेंटेनेंस रूम तक जाने के लिए उस सीवर में पानी भरेगा तो वो पानी उस सीवर से बाहर ही नहीं निकलेगा। इसके बाद माइकल दोबारा से अपनी वर्कशॉप के काम पर चला जाता है और लिंकन से मिलता है। माइकल लिंकन को बताता है कि हमारी टीम में बहुत ज्यादा लोग शामिल हो गए हैं, इसलिए हमें किसी एक को तो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और जैसे ही मैं मेंटेनेंस रूम तक जाऊंगा उस वक्त हमारा यहाँ से भागना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लिंकन और माइकल दोनों बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कनोट भी उनकी सारी बात सुन लेता है और कहता है कि मुझे ये सारी बात बाकी के लोगों को भी बतानी पड़ेगी। फिर कनोट अंदर जाकर सभी को सारी बात बता देता है कि हमें से किसी एक को जेल में ही रहना पड़ेगा। कनोट की बात सुनकर जॉन कहता है कि हमें पता है कि हमें जेल में किसको छोड़कर जाना है। दरअसल जॉन टी बैग की बात कर रहा था। तभी वहाँ पर टी बैग भी आ जाता है और वो माइकल और उसके साथियों को कहता है कि मैंने मेरे भाई जिमी को हमारे सारे प्लान के बारे में बता दिया है, इसलिए जिस दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे उस दिन वो जेल के बाहर मुझे लेने के लिए आ जाएगा और अगर जेल से बाहर निकलने के 5 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक मैंने उसे इन्फॉर्म
इन्फॉर्म नहीं किया तो वो समझ जाएगा कि मैं जेल से बाहर नहीं आया, और फिर वो वार्डन को फोन करके हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। टी-बैग की ये बात सुनकर माइकल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि टी-बैग के अलावा उसको जेल के बाहर निकलने के बाद सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर जब माइकल और उसके साथी वर्कशॉप का काम पूरा करके सेंट लुइस बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे तो क्नोट सुक्रे को अपनी टीम में आने के लिए माइकल के खिलाफ भड़काने लगता है। वो सुक्रे को कहता है कि हम दोनों अकेले इस जेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस वक्त सुक्रे क्नोट की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल एक पानी की पाइप को देख रहा था, क्योंकि उसको मेंटेनेंस रूम तक जाने के लिए कुछ भी करके इस पाइप के हैंडल को खोलना ही पड़ेगा, जिसके कारण मेंटेनेंस रूम के नीचे वाली सीवर पाइप में पानी भर जाएगा। लेकिन तभी माइकल के पास डेविड आता है और वो माइकल को कहता है कि तुमने जो कहा था मैंने वही किया, इसलिए मुझे अब वर्कशॉप के काम में शामिल कर लो। लेकिन माइकल डेविड को काम देने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर हमें फ्यूचर में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें जरूर काम देंगे। माइकल जल्दी से सारा के पास मेडिकल रूम में जाता है और सारा के आने से पहले उस रूम की सीवर पाइप को एक डंडे से तोड़ देता है, क्योंकि वो पहले से ही केमिकल डालने की वजह से गल गई थी। फिर माइकल उस सीवर पाइप में एक कागज की डक फेंक देता है, लेकिन तभी माइकल के पास बेलिक आ जाता है और वो माइकल को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी पत्नी एक बार में काम करती है और वो उस दिन जेल में तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड देने के लिए आई थी। माइकल बेलिक की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर माइकल का ट्रीटमेंट करने के लिए सारा आ जाती है, इसलिए बेलिक वहां से चला जाता है। फिर जब सारा माइकल को इंसुलिन का इंजेक्शन देती है तो माइकल सारा के साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा इंजेक्शन लगाने के बाद बिना बात किए वहां से चली जाती है और माइकल की एक भी बात पर ध्यान नहीं देती। अगले सीन में हम निक, वेरोनिका और एलजे को देखते हैं। वेरोनिका और एलजे निक को लेकर हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन निक हॉस्पिटल के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुम ही मेरी गोली निकाल दो, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल में गए तो पॉल और डैनी हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आ जाएंगे। लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वेरोनिका निक को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। लेकिन तभी एलजे अखबार में अपनी मॉम के फ्यूनरल की न्यूज देखता है और जल्दी से अपनी मॉम के फ्यूनरल पर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी उसी फ्यूनरल वाली जगह पर एलजे का इंतजार कर रहा था। दरअसल पॉल और डैनी दोनों ने एलजे को पकड़ने के लिए उसकी माँ के फ्यूनरल की न्यूज अखबार में छपवाई थी। तभी डैनी देखता है कि एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल पर आ गया है और ये बात डैनी फोन पर पॉल को भी बता देता है। लेकिन जब डैनी एलजे को अपनी माँ के फ्यूनरल पर रोते हुए देखता है तो डैनी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। फिर एलजे वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और वेरोनिका एलजे को वापस से हॉस्पिटल में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एलजे का पीछा करते करते डैनी भी वहां पर आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय जॉन के पास एक कैदी आकर एक लेटर छोड़ जाता है, जिसके अंदर टी-बैग के भाई जिमी का एड्रेस था। फिर नेक्स्ट डे जॉन लिंकन से जाकर मिलता है और कहता है कि मैंने टी-बैग के भाई जिमी का एड्रेस पता कर लिया है, इसलिए हमारे बाहर निकलने से पहले मेरे आदमी उसको किडनैप कर लेंगे ताकि वो हमारे काम के बीच में टांग ना अड़ा पाए। तभी थोड़ी देर बाद जॉन अपने आदमी के पास फोन करता है जिसको उसने जिमी को किडनैप करने का काम दिया था। वो आदमी जॉन को कहता है कि मैं जिमी को किडनैप करने के लिए गया तो था, लेकिन जिमी कुछ ज्यादा ही शक्की आदमी था। उसको मुझ पर शक हो गया और उसके पास गन भी थी, इसलिए हाथापाई में मेरे से गोली चल गई, जिसमें जिमी और उसका बेटा दोनों मारे गए। अब अपने आदमी की बात सुनकर जॉन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जिमी के बच्चे के बारे में सुनकर तो उसको और भी बुरा लगता है। दूसरी तरफ सुक्रे से मिलने के लिए मारी क्रूज आती है। सुक्रे मारी क्रूज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मारी क्रूज बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी ये बात सुनकर सुक्रे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो बाप बनने वाला था। लेकिन तभी मारी क्रूज सुक्रे को कहती है कि मेरी माँ ने कहा है कि इस दुनिया में अकेले माँ बनना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं हेक्टर से शादी कर रही हूँ। हेक्टर का नाम सुनते ही सुक्रे के चेहरे की सारी खुशी उड़ जाती है और फिर वो मारी क्रूज को विश्वास दिलाता है कि मैं जल्दी ही जेल से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन इस बार मारी क्रूज सुक्रे की एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तभी रात को माइकल दोबारा से अपने सेल के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन आज सुक्रे भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। लेकिन माइकल सुक्रे को सेल में ही रहकर पहरेदारी करने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है। फिर माइकल जल्दी से गार्ड वाले रूम के नीचे वाली सीवर पाइप में चला जाता है और वहां पर मौजूद एक टैप का हैंडल खोल देता है, जिसके अंदर से पानी की कुछ बूंदें गिरती है। ये देखकर माइकल समझ जाता है कि ऊपर वाली पाइप का हैंडल खोलने के बाद इस सीवर में पानी भर जाएगा।
दूसरी तरफ टी-बैग के पास हेनरी आता है और वो बताता है कि आज किसी ने तुम्हारे भाई जिमी को गोली मार दी, जिसके कारण तुम्हारे भाई की मौत हो गई। अब हेनरी के मुंह से ये बात सुनकर टी-बैग अंदर से टूट जाता है और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ जॉन को भी अपनी वजह से एक छोटे बच्चे के मारे जाने पर काफी गहरा सदमा लगा हुआ था। अब वो कुछ भी करके अपने इस पाप को धोना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे माइकल की घड़ी चुराने वाले गार्ड को पता चल जाता है कि उसकी घड़ी डेविड ने चुराई है और वो इस बारे में बेलिक को भी बता देता है। दूसरी तरफ वर्कशॉप में काम करते वक्त माइकल चार्ली के पास जाता है और कहता है कि मैं उस तरफ से पानी की पाइप का हैंडल खोलने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम पीछे से गार्ड का ध्यान रखना। फिर माइकल जल्दी से पाइपलाइन के हैंडल को खोल देता है और अपनी घड़ी पर टाइमर लगा देता है। फिर जैसे ही टाइमर खत्म होता है माइकल पाइप के हैंडल को बंद कर देता है और फिर वापस से अपने साथियों के पास आ जाता है। तभी हम बेलिक को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में डेविड को बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने ही मेरे एक गार्ड के सोने की घड़ी चुराई है और इस काम के लिए तुम्हारी सजा बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सजा ना बढ़ाई जाए तो तुम्हें मेरे लिए माइकल की जासूसी करनी पड़ेगी। डेविड भी डर के मारे माइकल की जासूसी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपनी सजा में कुछ और साल ऐड नहीं करवाना चाहता था। फिर माइकल जब उसी रात अपने सेल के पीछे वाले रास्ते से बाहर जा रहा था तो उसके और सुक्रे के बीच में बहस हो जाती है। सुक्रे माइकल को कहता है कि मुझे सही वक्त बताओ कि हम इस जेल से कब निकलने वाले हैं, लेकिन माइकल सुक्रे को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि माइकल सिर्फ उसे उतना ही बताना चाहता था जितना सुक्रे के लिए जानना जरूरी था। फिर माइकल जल्दी से अपने सेल के पीछे वाली जगह पर चला जाता है और सीवर पाइप में जाने के बाद देखता है कि मेंटेनेंस रूम के नीचे वाला सीवर पाइप पानी से ऊपर तक भरा हुआ है। इसलिए माइकल जल्दी से उस सीवर में छलांग लगा देता है और पानी में तैरकर मेंटेनेंस रूम तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही माइकल गार्ड के रूम में आता है तो एक रस्सी से उस सीवर के छेद पर लगे अपने प्लास्टिक बैग को हटा देता है, जिस वजह से सारा पानी सीवर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस मेंटेनेंस रूम के ठीक ऊपर मेडिकल रूम था, जिसका सीवर सिस्टम भी केमिकल डलने की वजह से पूरे तरीके से गल गया था। अगले सीन में हम डैनी को देखते हैं, जो कि इस समय अपने घर पर था और उसने पॉल का साथ भी छोड़ दिया था। अब वो अपनी वाइफ को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। फिर डैनी वेरोनिका को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सबूत देना चाहता हूँ, जिससे लिंकन निर्दोष साबित हो जाएगा। फिर डैनी वेरोनिका को एक एड्रेस देता है और आज रात 8 बजे उस एड्रेस पर आने के लिए कहता है। अगले सीन में हम टी बैग को देखते हैं, जिसको जॉन के आदमी पीट रहे थे। तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और अपने आदमियों को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर जॉन अपने पास रखा चाकू टी बैग के गले पर रख देता है और टी बैग से जबरदस्ती हाँ भरवाने लगता है कि तुम हमारे साथ बाहर नहीं जाओगे। इस वक्त टी बैग भी जॉन की बात मान लेता है, लेकिन तभी टी बैग अपने मुंह से एक ब्लेड निकालता है और उस ब्लेड से जॉन का गला काट देता है। दरअसल टी बैग ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको पूरा शक हो गया था कि उसके भाई जिमी और उसके बेटे को जॉन ने ही मरवाया है। अगले सीन में हम सेंट लुइस बिल्डिंग को देखते हैं। अब माइकल भी सीवर पाइप से होते हुए सेंट लुइस बिल्डिंग के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी बाहर खड़ा लिंकन देखता है कि बिल्डिंग की चेकिंग करने के लिए एक गार्ड आ रहा है। इसलिए लिंकन जल्दी से ये बात अंदर भी बता देता है। तभी चार्ली लिंकन को कहता है कि हमें थोड़ा वक्त और चाहिए, इसलिए तुम कुछ भी करके उस गार्ड को बाहर ही रोक लो। अब लिंकन भी ठीक ऐसा ही करने की कोशिश करता है और जब गार्ड अंदर जाने लगता है तो लिंकन गार्ड पर हमला कर देता है। तभी कुछ गार्ड्स आकर लिंकन को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अंदर माइकल भी गड्ढे से बाहर आ जाता है और सभी को कहता है कि हम आज रात ही इस जेल से बाहर निकलने वाले हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 13वें एपिसोड में हम जॉन को देखते हैं। इस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, इसलिए जॉन को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर शिकागो भेज दिया जाता है, क्योंकि जॉन की कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि उसका इलाज सारा कर सके। जॉन को वहां से जाते हुए माइकल और उसके साथी भी देख रहे थे, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता था कि जॉन की इस हालत का जिम्मेदार टी बैग है। दूसरी तरफ गार्ड लिंकन को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं और फिर उसको सोलिटरी सेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि गार्ड्स को लग रहा था कि जैसे जैसे लिंकन की मौत की तारीख नजदीक आ रही है, लिंकन काफी ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। फिर जब माइकल को इस बारे में पता चलता है तो वो जाकर हेनरी से बात करता है और कहता है कि मैं मेरे भाई लिंकन से मिलना चाहता हूँ,
क्योंकि वो मेरा भाई है और उससे मिलना मेरा हक है। लेकिन हेनरी माइकल को लिंकन से मिलवाने से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लिंकन की सजा को सिर्फ 36 घंटे बचे हैं, इसलिए उसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम अब उससे सिर्फ उसकी सजा के वक्त ही मिल सकते हो। और इतना कहने के बाद वार्डन भी वहां से चला जाता है। अब माइकल भी वार्डन की इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो लोग आज रात ही इस जेल से भागने वाले थे और अब अगर लिंकन इस बंकर से बाहर नहीं आया तो माइकल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दूसरी तरफ सुक्रे शिकागो हॉस्पिटल में फोन करके जॉन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले सुक्रे को कोई भी जानकारी नहीं देते। फिर सुक्रे वापस से अपने साथियों के पास आ जाता है। तभी क्नोट माइकल को कहता है कि लिंकन हमारे साथ जाएगा या नहीं, हमें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि हम आज रात ही इस जेल से निकल जाएंगे। तुम चाहो तो लिंकन को यहीं पर छोड़कर हमारे साथ जेल से निकल सकते हो। अब क्नोट की इस बात से सुक्रे, चार्ली और टी बैग तीनों ही सहमत हो जाते हैं। तभी माइकल उनको धमकी देते हुए कहता है कि मैं लिंकन के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा और ना ही किसी और को जाने दूंगा। और ये धमकी देने के बाद माइकल वहां से चला जाता है। फिर माइकल के जाने के बाद क्नोट सुक्रे को कहता है कि माइकल वापस जरूर आएगा। तभी रात को जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में थे तो सुक्रे माइकल को कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए और हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही वक्त बाद तुम्हारे भाई लिंकन को मौत की सजा दे दी जाएगी। मैं भी क्नोट के साथ आज रात ही जेल से बाहर निकलने वाला हूँ, क्योंकि बाहर मेरी गर्लफ्रेंड के बच्चा होने वाला है, वो मेरा इंतजार कर रही है। अब माइकल ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी माइकल अपने हाथ पर बने हुए एक क्रॉस के टैटू को देखता है और उस जगह पर ब्लड से एक कट लगा देता है। फिर वो अपने हाथ से एक छोटी सी गोली निकालता है। दरअसल माइकल ने जेल में आने से पहले ही अपने हाथ में इस गोली को इम्प्लांट करवा लिया था। फिर माइकल उस गोली को सुक्रे के क्रॉस में डाल देता है, जो कि उसकी माँ का था। फिर माइकल अपने सेल में चर्च के फादर को बुलाता है और उसको अपने पास रखा हुआ क्रॉस देते हुए कहता है कि क्या आप इस क्रॉस को लिंकन तक पहुंचा सकते हैं। अब फादर भी माइकल के क्रॉस को लिंकन तक पहुंचाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि एक मरने वाले इंसान के लिए वो इतना काम तो कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ क्नोट अपने घर पर फोन करता है और अपनी बीवी को कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में घर आने वाला हूँ। ये बात सुनकर क्नोट की वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको तो अब तक ये भी पता नहीं था कि क्नोट इस समय जेल में बंद है। वो तो हमेशा से ही ये सोच रही थी कि उसका पति इराक में ट्रक चलाता है और अब वो वापस आने वाला है। फिर क्नोट अपनी वाइफ के भाई डेरियस के बारे में पूछता है, जो कि क्नोट के बारे में सब कुछ जानता था। फिर डेरियस से बात करके वो अपने एस्केप प्लान के बारे में डिस्कस करता है और उसको सब कुछ बता देता है कि आज की रात तुम जेल के बाहर गाड़ी लेकर खड़े हो जाना। और इतना कहने के बाद क्नोट फोन काट देता है। तभी हम दोबारा से माइकल को देखते हैं। वो सारा के पास अपने हाथ पर पट्टी करवाने के लिए गया था। तभी माइकल सारा के साथ ऐसे बातें करता है जैसे वो सारा से आखिरी अलविदा बोल रहा हो, लेकिन सारा इस बारे में समझ ही नहीं पाती। फिर जब माइकल वहां से जाने वाला था तो सारा का हाथ पकड़ लेता है और सारा को थैंक यू कहता है, क्योंकि सारा ने उसकी बहुत हेल्प की थी। दूसरी तरफ फादर लिंकन के पास पहुंच जाते हैं और लिंकन को माइकल का दिया हुआ क्रॉस देते हैं और बताते हैं कि ये क्रॉस तुम्हारे लिए माइकल ने भेजा है। फिर जैसे ही लिंकन फादर की ये बात सुनता है तो क्रॉस को बहुत ही गौर से देखने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि माइकल के इस क्रॉस के भेजने के पीछे कोई ना कोई तो मकसद जरूर होगा। तभी लिंकन उस क्रॉस को खोल कर देखता है, जिसके अंदर से उसको एक गोली मिलती है जो माइकल ने अपने हाथ से निकाली थी। और साथ में माइकल ने लिंकन के लिए एक छोटे से कागज पर एक मैसेज भी लिखा था, जिस पर लिखा था कि इस गोली को आज रात 8:10 पर खा लेना। अब लिंकन को भी अपने सेल में इलेक्ट्रिक चेयर की टेस्टिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसको सुनकर लिंकन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं, जो कि इस समय हॉस्पिटल में थी। वो निक को कहती है कि अभी मुझे मीडिया के सामने जाकर लिंकन को निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। फिर वेरोनिका जल्दी से फोक्स रिवर जेल में जाती है, जहां पर काफी सारे लोग लिंकन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वेरोनिका वहां पर मौजूद मीडिया वालों के पास जाती है, जो कि इस समय लाइव थे, और पूरे देश को पैगाम देती है कि लिंकन बेकसूर है और उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बात साबित करने के लिए मेरे पास एक सोर्स भी है, जो मुझे ये बताने वाला है कि आखिर लिंकन को कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट के भाई की मौत के पीछे किसका हाथ है। तभी हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो वेरोनिका की सारी बातें सुन रही थी और अब वो समझ जाती है कि उनका ही कोई आदमी वेरोनिका को सब कुछ बताने वाला है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट पोल से उस आदमी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी हम फिर से माइकल को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहा था। तभी वो अपने साथियों को कहता है कि आज हमें रात के 9 बजे तक इसी बिल्डिंग में काम करना पड़ेगा। फिर टीबैग माइकल को कहता है कि हमें तो यहाँ पर सिर्फ 5 बजे तक काम करने की परमिशन मिलती है, उसके बाद हम यहाँ पर कैसे रुकेंगे। तभी माइकल को एक आइडिया आता है और वो उस बिल्डिंग में मौजूद पानी की पाइप को तोड़ देता है, जिस वजह से पूरी बिल्डिंग में पानी भरने लगता है। तभी वहाँ पर बेलिक भी आ जाता है। फिर माइकल बेलिक को कहता है कि इस बिल्डिंग की पानी की पाइप लीक हो गई है, इसलिए अगर हमने इस पाइप को ठीक नहीं किया तो जितना भी हमने अब तक काम किया है वो पानी भरने की वजह से खराब हो जाएगा और हमें पाइप को ठीक करते करते रात भी हो सकती है। माइकल की बात सुनकर बेलिक उनको आज रात यहीं पर काम करने की इजाजत दे देता है और ये देखकर माइकल और उसके साथी बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेरोनिका लिंकन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि मुझे एक सोर्स मिल गया है जो जानता है कि कौन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और कुछ ही वक्त में मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। वेरोनिका की बात सुनकर लिंकन उसको बताता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, लेकिन वेरोनिका लिंकन को विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हें निर्दोष साबित करने के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। तभी वहाँ से जाने से पहले वेरोनिका लिंकन को कहती है कि माइकल जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है तुम्हें उसको रोक देना चाहिए और इतना कहने के बाद वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पोल डैनी की वाइफ से मिलने के लिए आता है और उससे डैनी के बारे में पूछने लगता है। तभी डैनी की बीवी बताती है कि डैनी किसी काम से बाहर गया है। तभी पोल देखता है कि डैनी का सारा परिवार कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा है। फिर पोल उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन डैनी की वाइफ पोल को कहती है कि हम वैकेशन पर जा रहे हैं। अगले सीन में हम फिर से लिंकन को देखते हैं जो ठीक 8:10 पर माइकल की दी हुई गोली को खा लेता है और कुछ ही देर में लिंकन का बहुत ही तेज पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर लिंकन को जल्दी से मेडिकल रूम में लाया जाता है जहां पर डॉक्टर सारा लिंकन का इलाज करती है। वो लिंकन को कहती है कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और तुम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाओगे और इतना कहने के बाद डॉक्टर सारा वहां से चली जाती है। तभी लिंकन वहां की सीवर पाइप की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि माइकल और उसके साथी मेडिकल रूम से ही एस्केप करने के लिए आने वाले हैं। तभी जैसे ही 9 बजते हैं माइकल और उसके सभी साथी सेंट लुइस में बनाए हुए गड्ढे के अंदर चले जाते हैं और अब ये लोग क्या करेंगे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ वेरोनिका डैनी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और कुछ ही देर में वहां पर डैनी भी आ जाता है। वो वेरोनिका को कहता है कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिसकी हेल्प से अभी की अभी लिंकन को निर्दोष साबित किया जा सकता है। फिर वो वेरोनिका को बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का भाई उस दिन कार में था ही नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी वो जिंदा है। फिर डैनी वेरोनिका को अपने पास रखा हुआ एक इन्वेलप दिखाता है जिसके अंदर कुछ पेपर्स थे और उन पर उन सभी लोगों और उनके कांडों के बारे में लिखा हुआ था जिन्होंने लिंकन को फंसाने की साजिश की थी। लेकिन तभी डैनी देखता है कि पोल भी वहां पर आ गया है, इसलिए डैनी वेरोनिका को वहां पर खड़ी एक कार के पीछे छुपने के लिए कहता है। इतने में पोल भी डैनी के पास आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन डैनी पोल को कुछ भी नहीं बताता। इसलिए पोल को शक हो जाता है कि डैनी ने यहाँ पर वेरोनिका को बुलाया है। फिर पोल डैनी से वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन डैनी इस बारे में पोल को कुछ भी नहीं बताता। फिर जैसे ही पोल डैनी के कोट की जेब में से उसकी गन निकालने की कोशिश करता है तो ठीक उसी वक्त उसकी पॉकेट में से वही इन्वेलप भी नीचे गिर जाता है जो डैनी ने पोल और बाकी लोगों के खिलाफ तैयार किया था। फिर पोल भी उस इन्वेलप को खोलकर उसके अंदर वाली सारी जानकारी पढ़ लेता है और जैसे ही वो उसके अंदर अपना भी नाम पढ़ता है तो वो डैनी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो डैनी को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर डैनी पोल से डरते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो और तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। डैनी की बात सुनकर पोल थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर वो डैनी को शूट कर देता है जिसके कारण डैनी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वेरोनिका भी डैनी को मरते हुए देख लेती है लेकिन वो डैनी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। अगले सीन में हम देखते हैं डैरियस भी कनोट को लेने के लिए जेल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन तभी उनके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और दोनों आदमियों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जेल में माइकल और उसके साथी सीवर पाइप से होते हुए गार्ड के रूम के नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं
और फिर एक एक करके मेंटेनेंस रूम के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी माइकल देखता है कि मेंटेनेंस रूम के ऊपर वाली सीवर पाइप जो कि मेडिकल रूम के साथ जुड़ी हुई थी वो किसी ने नई लगा दी है और ये देखकर माइकल के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। तभी माइकल अपने साथियों के साथ मिलकर उस पाइप को उसकी जगह से उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि सीवर पाइप बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। ऊपर से लिंकन भी सीवर पाइप को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अब जिस लोहे की रोड से माइकल और उसके साथी सीवर पाइप को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो रोड बीच में ही टूटकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही शोर हो जाता है जिसकी आवाज एक गार्ड सुन लेता है। अब वो क्या करेगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 14वें एपिसोड में हम देखते हैं लिंकन लगातार ऊपर से सीवर पाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर सारा भी आ जाती है और उसको देखकर लिंकन सीवर पाइप के पास बैठ जाता है। जब डॉक्टर सारा लिंकन को सीवर पाइप के पास बैठा हुआ देखती है तो वो लिंकन से पूछती है कि आखिर तुम नीचे क्यों बैठे हो। फिर लिंकन सारा को झूठ कह देता है कि मुझे दोबारा से उल्टी आने लगी थी इसीलिए मैं सीवर पाइप के पास आ गया। फिर सारा लिंकन को वापिस से अपनी सीट पर बिठा देती है। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है क्योंकि उसने मेडिकल रूम से कुछ ठोकने की आवाज सुनी थी। वो देखता है कि लिंकन के हाथ बिल्कुल खुले हैं, इसलिए वो लिंकन के हाथ को हथकड़ी लगा देता है। दूसरी तरफ नीचे टी बैग माइकल को चाकू दिखाकर धमकी देने की कोशिश करता है कि मुझे कुछ भी करके इस जेल से बाहर निकालो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब माइकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। तभी मेंटेनेंस रूम के अंदर भी एक गार्ड आ जाता है, लेकिन उसके अंदर आने से पहले माइकल और उसके साथी छुप जाते हैं। तभी उस गार्ड को जमीन पर टूटी हुई रोड मिल जाती है, इसलिए वो उस रोड को बाहर अपने दूसरे गार्ड साथी को दिखाने के लिए ले जाता है। फिर जैसे ही वो गार्ड बाहर जाता है माइकल और उसके साथी जल्दी से वापस रस्सी के सहारे सीवर एरिया में आ जाते हैं और जब दोनों गार्ड्स मेंटेनेंस रूम में आते हैं तो वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता। फिर माइकल अपने साथियों के साथ जल्दी से सीवर पाइप से होते हुए सेंट लुइस बिल्डिंग की तरफ आने लगता है। अब बाहर रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए बेलिक अपने घर जा रहा था। तभी उसको याद आता है कि माइकल और उसके साथी सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, इसलिए बेलिक सेंट लुइस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। फिर जैसे ही वो सेंट लुइस बिल्डिंग का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा खुलता ही नहीं क्योंकि अंदर से दरवाजे के हैंडल के बीच में एक लोहे की रॉड डाली हुई थी, इसलिए बेलिक दरवाजा खोल ही नहीं पाता। ये देखकर बेलिक दरवाजा खोलने के लिए और जोर लगाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। फिर जैसे ही बेलिक अंदर जाता है तो उससे पहले ही माइकल और उसके साथी वापस से बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन चार्ली सीवर के अंदर ही रह जाता है, इसलिए वो चार्ली को सीवर के अंदर छोड़कर गड्ढे को कवर कर देते हैं। अब बेलिक को भी चार्ली के वहां पर ना होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, इसलिए वो दोबारा से वहां से जाने लगता है। फिर जैसे ही बेलिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो बेलिक को याद आता है कि चार्ली अंदर नहीं है, इसलिए जैसे ही वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो चार्ली को वहां पर देख लेता है। फिर वो माइकल और उसके साथियों को वर्कशॉप का काम इसी वक्त छोड़कर वापस अपने सेल में जाने के लिए कहता है, इसलिए माइकल और उसके साथी दोबारा से अपने अपने सेल में आ जाते हैं। तभी माइकल को याद आता है कि लिंकन को बचाने का अभी भी एक और तरीका है, इसलिए माइकल जल्दी से सारा के पास मेडिकल रूम में जाता है जहां पर लिंकन पहले से ही मौजूद था। वो सारा को कहता है कि क्या तुम मुझे लिंकन से बात करने दे सकती हो। फिर सारा जल्दी से लिंकन के गार्ड के पास जाती है और उसको लिंकन और माइकल से मिलने के बारे में पूछती है, लेकिन गार्ड सारा को इनकार कर देता है। फिर सारा माइकल को आकर बताती है कि तुम अपने भाई को उसकी मौत के कुछ घंटे पहले ही मिल सकते हो। सारा की यह बात सुनकर माइकल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो सारा को बताता है कि मेरा भाई लिंकन बिल्कुल निर्दोष है, उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा, किसी ने जानबूझकर उसको फंसाया है। फिर वो सारा को कहता है कि क्या तुम अपने पिता गवर्नर को कहकर लिंकन की मौत की सजा माफ करवा सकती हो, क्योंकि लिंकन को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। फिर माइकल की बात सुनकर सारा उसको समझाती है कि मेरे पिता मुझसे और मेरे काम से नफरत करते हैं, अगर मैं उनके पास जाकर लिंकन की मौत की सजा माफ करवाने की बात करूंगी तो वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि लिंकन के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। सारा की बात सुनकर माइकल अपनी बची कुची उम्मीदें भी छोड़ देता है। अगले सीन में हम निक और वेरोनिका को देखते हैं जो कि एक लायल नाम के आदमी से मिलने के लिए आए हैं और ये जज का असिस्टेंट है और निक का काफी अच्छा दोस्त भी। फिर निक और वेरोनिका लॉयल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी लिंकन के केस की फाइल जज के सामने पेश कर दे। फिर वो लायल को बताती है कि कल जिस डैनी नाम के एजेंट का मर्डर हुआ था
वो मर्डर मेरी आंखों के सामने हुआ था। फिर निक और वेरोनिका के रिक्वेस्ट करने पर लायल जज के सामने लिंकन की फाइल पेश करने के लिए मान जाता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि सुक्रे के साथ एक पार्क में उदास बैठा हुआ था। तभी वहां पर टी बैग आता है और एक बार फिर से माइकल को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन सुक्रे टी बैग को धमकाकर वहां से भगा देता है। फिर जब माइकल वापस से अपने सेल में जाता है तो उसकी मुलाकात चार्ली से होती है। चार्ली को भी लिंकन के लिए काफी दुख था। फिर वो माइकल को अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाता है और बताता है कि आज से 10 साल पहले इस जेल में लिंकन की ही तरह एक कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मारने की सजा मिली थी, लेकिन जिस दिन उसकी सजा का दिन आया उस दिन वो चेयर खराब हो गई और उस कैदी की सजा 3 हफ्ते के लिए टाल दी गई। चार्ली की ये बात सुनकर माइकल को एक और आइडिया आ जाता है। अब माइकल भी इलेक्ट्रिक चेयर को खराब करने का प्लान बनाता है। उस वक्त चार्ली और माइकल की बात डेविड भी सुन लेता है, जिसको बेलिक ने माइकल पर नजर रखने के लिए बोला था। तभी माइकल ठीक उसी वक्त सेल के पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने साथ कुछ खाना भी लेकर जाता है। फिर वो सीवर पाइप में खाना गिराकर वहां से एक चूहा पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डेविड बेलिक के साथ बैठकर बर्गर खा रहा था। तभी डेविड बेलिक को कहता है कि माइकल अपने भाई की मौत की सजा को रोकने के लिए उसकी इलेक्ट्रिक चेयर को खराब करने का प्लान बना रहा है। अब डेविड की बात सुनकर बेलिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बेलिक जल्दी से इलेक्ट्रिक चेयर वाले चैम्बर में जाता है और वहां पर जाते ही बेलिक दूसरे गार्ड से इलेक्ट्रिक चेयर की दोबारा से टेस्टिंग करने के लिए कहता है। अब बेलिक की बात मानकर जैसे ही वो इलेक्ट्रिक चेयर को चलाने के लिए लीवर खींचता है, इलेक्ट्रिक चेयर चलती ही नहीं। ये देखकर बेलिक का शक सच में बदल जाता है। फिर बेलिक जल्दी से मेन सर्किट एरिया में जाता है और देखता है कि सर्किट एरिया में एक मरा हुआ चूहा फंसा हुआ है, जो कि माइकल ने ही सीवर पाइप से उठाकर वहां पर रख दिया था। फिर बेलिक जल्दी से एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर वो फ्यूज बॉक्स चेक करवाता है। इलेक्ट्रीशियन कहता है कि मैं फ्यूज बॉक्स ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कागजी कार्रवाई करनी होगी, उसी के बाद मैं इसको ठीक करूंगा। लेकिन बेलिक ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो कागजी कार्रवाई में पड़ा तो लिंकन को 3 हफ्ते और मिल जाएंगे। इसलिए बेलिक इलेक्ट्रीशियन को फ्यूज बॉक्स की लाइट उसी वक्त ठीक करने के लिए कहता है। पहले तो इलेक्ट्रीशियन बेलिक की बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसके बारे में हेनरी को पता चल गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन फिर बेलिक के जोर देने पर इलेक्ट्रीशियन फ्यूज बॉक्स को ठीक कर देता है। फिर जब लीवर खींचकर उसको चेक किया जाता है तो दोबारा से इलेक्ट्रिक चेयर में करंट दौड़ने लगता है। फिर बेलिक माइकल के पास जाता है और कहता है कि लिंकन की मौत को सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। ये बात सुनकर माइकल को काफी हैरानी होती है और वो समझ जाता है कि फ्यूज बॉक्स को फिर से ठीक कर दिया गया है। तभी हम लिंकन को देखते हैं, जिसके सिर के सारे बाल काट दिए गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठने के लिए बाल काटने जरूरी थे। दूसरी तरफ निक और वेरोनिका के केस की सुनवाई का वक्त आ जाता है। फिर निक और वेरोनिका जज के सामने लिंकन को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी पक्का सबूत नहीं था और न ही उनके पास कोई ऐसा इंसान था जो कि लिंकन को निर्दोष साबित करने के लिए अपना बयान दे दे। इसलिए सारा मामला उनके ओपोनेंट लॉयर के हाथ में चला जाता है। अब ये सब देखकर जज लिंकन के केस की सुनवाई कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं। अब निक और वेरोनिका समझ जाते हैं कि उनके हाथ से ये केस निकल रहा है। दूसरी तरफ जेल में माइकल को लिंकन से आखिरी बार मिलवाया जाता है। अब माइकल लिंकन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी था। फिर वो अपने भाई के गले लगकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, और लिंकन भी माइकल को माफ कर देता है। तभी माइकल लिंकन को बताता है कि वेरोनिका और निक दोनों तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। माइकल की बात सुनकर लिंकन उसको कहता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं, मुझे पता है कि मेरी मौत काफी नजदीक है और तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए। अब मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ निक और वेरोनिका के पास लायल का फोन आता है। वो निक को बताता है कि तुम केस को हार गए हो, और ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी एलजे भी लिंकन के साथ मिलने की जिद करता है, लेकिन वेरोनिका एलजे को लिंकन के पास नहीं जाने देती, क्योंकि पुलिस एलजे को हर जगह पर ढूंढ रही थी। फिर वेरोनिका खुद ही अकेले में लिंकन से मिलने के लिए चली जाती है। लिंकन के पास जाकर वेरोनिका लिंकन से माफी मांगती है और कहती है कि हमने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। फिर वो लिंकन की बात एलजे से भी करवाती है। एलजे की आवाज सुनकर लिंकन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी एलजे कहता है कि डैड, मैंने कल रात एक सपना देखा था जिसमें हम दोनों ही एक घर के अंदर कीलें ठोक रहे थे, लेकिन जब आज सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे याद आया कि आज आपका आखिरी दिन है। अब एलजे भी अपने पापा के साथ बात करते हुए
बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनको अपनी आखिरी बाय बोलकर फोन काट देता है। तभी हम सारा को देखते हैं जो अपने गवर्नर डैड के पास जाती है और कहती है कि लिंकन बिल्कुल निर्दोष है, उसको फंसाने की कोशिश हो रही है। अब सारा के मुंह से लिंकन को बचाने की बात गवर्नर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि सभी सबूत लिंकन के ही खिलाफ थे। इसलिए गवर्नर सारा से साफ साफ शब्दों में बोल देते हैं कि मैं लिंकन की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। अपने डैड की ये बात सुनकर सारा अपने डैड को लिंकन के केस की फाइल देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो अपने डैड को कहती है कि ये फाइल पढ़ने के बाद ही आप कोई फैसला लेना। अगले सीन में हमें फिर से जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंकन काफी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था, क्योंकि उसको उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं। तभी वहां पर वार्डन कुछ गार्ड्स को साथ लेकर आता है, क्योंकि लिंकन की सजा का वक्त हो गया था। फिर वो लिंकन को हथकड़ी पहनाकर इलेक्ट्रिक चेयर वाले बंकर के अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त हेनरी के पास गवर्नर का फोन आ जाता है। अब गवर्नर की कॉल आने से वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि शायद गवर्नर ने लिंकन की सजा माफ कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गवर्नर ने बस इस बात के लिए फोन किया था कि लिंकन की मौत की सजा माफ नहीं होगी। ये देखकर माइकल और वेरोनिका के चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। तभी लिंकन को इलेक्ट्रिक चेयर वाले बंकर के अंदर लाया जाता है, जहां पर माइकल और वेरोनिका आखिरी बार लिंकन के गले मिलते हैं। अब लिंकन भी अपनी सभी पुरानी यादों को याद करता है और अपनी आंखों से उस इलेक्ट्रिक चेयर को देखता है जिसके ऊपर बैठकर अब वो अपनी आखिरी सांसें लेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 15th एपिसोड में हम लिंकन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे देखते हैं, जिसको रात के ठीक 12 बजे करंट देकर मार दिया जाएगा, और माइकल और वेरोनिका भी लिंकन को व्यूअर रूम के अंदर से देख रहे थे। तभी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा लिंकन माइकल को इशारों ही इशारों में अपने पीछे देखने के लिए कहता है, क्योंकि लिंकन को माइकल के पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा था और लिंकन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी को जानता है। लेकिन माइकल लिंकन की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लिंकन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, जहां से माइकल और वेरोनिका लिंकन को देख रहे थे, उस कमरे की खिड़की पर काला पर्दा डाल दिया जाता है। अब माइकल और वेरोनिका दोनों ही लिंकन की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। थोड़ी देर बाद वहां पर वार्डन हेनरी आता है और माइकल को कहता है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी सहा है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। माइकल को हेनरी की बात से लगता है कि शायद मेरे भाई की मौत हो गई है, लेकिन तभी वहां पर लिंकन भी आ जाता है। लिंकन को देखकर माइकल काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर हेनरी माइकल को बताता है कि जज साहब ने लिंकन की मौत की तारीख आगे बढ़ा दी है, लेकिन कितनी आगे की है इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। अब माइकल अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लिंकन और माइकल दोनों अकेले में बात करते हैं। फिर लिंकन माइकल को बताता है कि जब मुझे करंट देने के लिए कुर्सी पर बांध दिया गया तो तुम्हारे पीछे मुझे अपने डैडी दिखाई दे रहे थे, लेकिन माइकल लिंकन की बात से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि माइकल ने अपने डैड को पिछले 20 सालों से नहीं देखा। फिर लिंकन माइकल को कहता है कि जब डैड हमें छोड़कर गए तो उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुमको उनके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे उनकी शक्ल बिल्कुल अच्छे से याद है। दूसरी तरफ वेरोनिका जज साहब से मिलने के लिए जाती है। उस वक्त वहां पर वेरोनिका का ओपोनेंट लॉयर भी बैठा हुआ था। फिर जज साहब वेरोनिका को बताते हैं कि इस इन्वेलप को किसी ने मेरे ऑफिस के बाहर छोड़ दिया था, और जब मैंने इस इन्वेलप को खोलकर देखा तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट के भाई की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के भाई की ओरिजिनल रिपोर्ट से बिल्कुल ही अलग है। इसलिए इस रिपोर्ट की अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए था, और इसीलिए हमने लिंकन की सजा को 2 हफ्ते लेट कर दिया है। फिर जज साहब वेरोनिका को कहते हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट के भाई की बॉडी को उसकी कब्र से बाहर निकाल कर देखेंगे कि आखिर कब्र के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का भाई है भी या नहीं, कहीं किसी ने उसकी जगह पर किसी और को तो नहीं दफना दिया। अब जज की बात सुनकर वेरोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो यही सुनना चाहती थी। फिर वेरोनिका फोन करके माइकल को भी सारी बात बता देती है और बताती है कि जज साहब ने लिंकन की मौत की सजा 2 हफ्ते लेट कर दी है। फिर जब माइकल अपने सेल में जाता है तो सुक्रे को कहता है कि अब हमें फिर से हमारे काम में लग जाना चाहिए। अब माइकल ने भी अपने जेल से भागने का दूसरा प्लान बना लिया था। जब सुक्रे माइकल से जेल से भागने के प्लान के बारे में पूछता है तो माइकल सिर्फ उसको यही कहता है कि मेरा दूसरा वाला प्लान किसी सुसाइड से कम नहीं होने वाला। और इतना कहने के बाद माइकल और उसके साथी वर्कशॉप में काम करने के लिए चले जाते हैं। वहां माइकल सभी को अपने नए प्लान के बारे में बताता है कि जिस जगह पर हम खड़े
खड़े हैं, यहाँ ठीक नीचे से एक सीवर पाइप गुजरती है और हम मेरे सेल से इस सीवर पाइप से होते हुए असाइलम बिल्डिंग में जाएंगे, जिसके अंदर एक और सीवर पाइप है जो सीधा मेडिकल रूम तक जाती है। माइकल का ये प्लान कनॉट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जहाँ पर वो खड़े हैं उस जगह पर आसपास जेल के चारों तरफ के गार्ड नजर रख रहे हैं, इसलिए यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। और अगर गार्ड्स ने उनको भागते हुए देख लिया तो वो उनको बतखों की तरह गोली मार डालेंगे। लेकिन माइकल ने फैसला कर लिया था कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ने वाले हैं। तभी हम लिंकन को देखते हैं। वो हेनरी से पूछता है कि जिस रात मुझे मार दिया जाने वाला था उस रात मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर कौन कौन आया था। लिंकन की बात सुनकर हेनरी उसे बताता है कि उस रात माइकल, वेरोनिका और उनके अलावा 3 रिपोर्टर्स भी आए थे, जिनमें से 2 फीमेल थी और 1 मेल रिपोर्टर था। तभी लिंकन हेनरी से मेल रिपोर्टर का नाम पूछता है। फिर हेनरी बताता है कि उसने अपना नाम विलियम बताया था। फिर लिंकन को विश्वास हो जाता है कि वो मेल रिपोर्टर उसके डैड नहीं थे। फिर रात को जब लिंकन अपने सेल में जाता है तो वो अपने पिता के साथ बिताए हुए कुछ पल याद करता है, जिसके बाद लिंकन का चेकअप करने के लिए उसके पास सारा आ जाती है। फिर लिंकन सारा को कहता है कि कल जब मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया तो उस वक्त मैंने वहां पर मेरे डैड को देखा था। फिर ये बात सुनने के बाद सारा कहती है कि ऐसा होना आम बात है, क्योंकि जब आदमी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है तो उसको लगता है कि वो मरने वाला है। फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने ही लोग दिखाने लगता है, इसलिए किसी अपने को देखना एक नॉर्मल सी बात है। फिर सारा वहां से चली जाती है। तभी हम माइकल और सुक्रे को अपने सेल में देखते हैं। वहां पर माइकल सुक्रे को कहता है कि मैं हमारे सेल के पीछे के रास्ते से असाइलम में जाने वाला हूँ, लेकिन असाइलम तक जाने के लिए माइकल को कुछ ऐसा करना था ताकि वो गार्ड्स की नजरों से बच जाए। फिर सुक्रे वहां से गुजर रहे लॉन्ड्री बॉय को देखता है, जो कि सुक्रे का काफी अच्छा दोस्त भी था। फिर सुक्रे जल्दी से उस लॉन्ड्री बॉय के पास जाता है, जो कि कैदियों के साथ साथ गार्ड्स के भी कपड़े धोता था। फिर सुक्रे उससे एक गार्ड की ड्रेस मांगता है। पहले तो लॉन्ड्री बॉय सुक्रे को गार्ड की ड्रेस देने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम था। लेकिन तभी सुक्रे लॉन्ड्री बॉय को अपने कुछ किए हुए एहसान याद दिलाता है, जिनको सुनने के बाद लॉन्ड्री बॉय सुक्रे को एक गार्ड के कपड़े दे देता है और फिर सुक्रे गार्ड के कपड़े लेकर अपने सेल में आ जाता है। अब माइकल भी उन कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद माइकल और उसके साथी सेंट लुइस बिल्डिंग में काम करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर कनॉट देखता है कि उनकी बनाई हुई दीवार के अंदर एक छेद हो गया है। वो दीवार जिसमें उन्होंने गड्ढे से निकलते वक्त सीमेंट भरा था, अब वो सीमेंट उस दीवार से बाहर निकल रही थी। लेकिन तभी वहां पर बेलिक भी आ जाता है, इसलिए कनॉट दीवार पर बने छेद पर अपना पैर रखकर खड़ा हो जाता है। अब कनॉट को ऐसे खाली देखकर बेलिक उसको काम पर लगने के लिए कहता है, लेकिन कनॉट वहां से नहीं हटता, क्योंकि अगर वो दीवार से दूर हटा तो बेलिक को दीवार का छेद दिख जाएगा। तभी चार्ली आकर कनॉट को धक्का देकर उसकी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और बेलिक की तरफ से कनॉट को भला बुरा बोलने लगता है। यह देखकर बेलिक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर बेलिक के जाने के बाद जैसे ही चार्ली दीवार से दूर हटता है तो अचानक से दीवार काफी ज्यादा फट जाती है और उसके अंदर भरी हुई सीमेंट बाहर निकलने लगती है। अब इतनी सारी सीमेंट को देखकर माइकल और उसके साथी जल्दी से उस सीमेंट को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं और किसी गार्ड के आने से पहले वापिस से उसको गड्ढे में डाल देते हैं। तभी रात को जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में थे तो माइकल सुक्रे को कहता है कि मैं सेल के पीछे वाले रास्ते से असाइलम में जाने की कोशिश करूंगा और असाइलम के नीचे बहुत सारी सीवर पाइप भी है। कुछ पाइप बहुत ही ज्यादा पुरानी है और आधी पाइप कुछ वक्त पहले ही लगाई गई है, लेकिन पुरानी पाइपों को हटाया नहीं गया, क्योंकि पुरानी पाइप्स को हटाने में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा था। इसलिए अगर मैं पुरानी वाली पाइप के अंदर फंस गया तो शायद रात की गिनती से पहले वापस नहीं आ पाऊंगा। अब तुम दुआ करो कि मैं सही पाइप से होते हुए सही रास्ते को ढूंढ लूं। फिर इतना कहने के बाद माइकल सेल के पीछे के रास्ते से होते हुए ठीक जेल के बीच में पहुंच जाता है, जहां से उसको सीवर से बाहर निकलकर असाइलम में जाना पड़ेगा। लेकिन माइकल बाहर निकलने से पहले गार्ड की ड्रेस पहन लेता है और सीवर से बाहर खुले में आ जाता है। अब टावर पर मौजूद गार्ड्स भी माइकल को पहचान नहीं पाते। दूसरी तरफ निक और वेरोनिका ने सीडमैन की ग्रेव के अंदर से उसकी बॉडी निकलवा ली थी। फिर जब दोनों उसकी दोबारा से ऑटोप्सी करवाते हैं तो ऑटोप्सी करने वाला डॉक्टर उनको बताता है कि मैंने सीडमैन के जबड़े को ग्रेव में मिली लाश के जबड़े से मैच करके देखा है और
दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि ग्रेव वाली लाश किसी और की नहीं बल्कि सिडमैन की है। अब डॉक्टर की बात सुनकर निक और वेरोनिका काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ पर खुद वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और निक और वेरोनिका को बहुत ही बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन निक और वेरोनिका वाइस प्रेसिडेंट की बात का कोई भी जवाब नहीं देते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल असाइलम के दरवाजे पर नॉक करता है। तभी असाइलम का डॉक्टर भी माइकल के लिए दरवाजा खोल देता है। फिर माइकल डॉक्टर से वॉशरूम का बहाना बनाकर असाइलम के अंदर चला जाता है और फिर मेन एरिया से होते हुए असाइलम के स्टोर रूम तक चला जाता है, जहां पर माइकल को एक जगह पर सीवर एरिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जैसे ही माइकल वहां से वापस आने लगता है तो ठीक उसी वक्त डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है और माइकल को कहता है कि तुम तो वॉशरूम के लिए आए थे ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर माइकल उस डॉक्टर को कहता है कि मैं रास्ता भटक गया था। इतना कहने के बाद माइकल असाइलम से निकल जाता है और जेल के बीच से होते हुए वापस से सीवर पाइप में आ जाता है। दूसरी तरफ सुक्रे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि गार्ड एक एक करके सभी कैदियों के सेल को चेक कर रहा था। अब उनके सेल की भी बारी आने वाली थी और अब तक माइकल भी सेल में वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ माइकल जब सीवर पाइप से होते हुए वापस अपने सेल की तरफ जा रहा था तो ठीक उसी वक्त रास्ते में एक दूसरा गार्ड आ जाता है और वो गार्ड ठीक माइकल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन माइकल की तरफ उस गार्ड की पीठ थी, इसलिए वो माइकल को देख नहीं पाता। फिर जैसे ही माइकल छुपने के लिए पीछे हटता है तो उसकी पीठ गर्म लोहे की पाइप से लग जाती है। लेकिन माइकल पकड़े जाने के डर से वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है और अपने मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकालता। फिर थोड़ी देर बाद जब गार्ड वहां से चला जाता है तो माइकल वापस से अपने सेल के अंदर आ जाता है, जहां पर सुक्रे माइकल की जली हुई पीठ को देखता है। फिर माइकल जल्दी से सुक्रे को अपनी पीठ से जलकर चिपकी हुई टी शर्ट उतारने के लिए कहता है। फिर जैसे ही सुक्रे माइकल की पीठ से चिपकी हुई टी शर्ट उतारता है तो दर्द के मारे माइकल वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब माइकल की आंख खुलती है तो वो खुद को मेडिकल रूम के अंदर देखता है और देखता है कि सारा ने उसकी जली हुई पीठ पर पट्टी भी कर दी थी। फिर सारा माइकल को खाने के लिए कुछ पेन किलर्स देती है। फिर सारा माइकल से पूछती है कि क्या ये सब तुम्हारे साथ सुक्रे ने किया है, लेकिन माइकल सारा को कुछ भी नहीं बताता। फिर माइकल के वहां से जाने के बाद सारा माइकल के जले हुए घाव से उतरे हुए कपड़े को देखती है जो कि गार्ड की यूनिफॉर्म का था और ये देखकर सारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उसको माइकल पर शक होने लगता है कि जरूर ये लड़का कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। दूसरी तरफ सुक्रे को वार्डन हेनरी के ऑफिस में लाया जाता है, जहां पर बेलिक सुक्रे से पूछता है कि क्या तुमने ही माइकल को जलाया है, लेकिन सुक्रे बेलिक को कहता है कि मैंने माइकल के साथ कुछ भी नहीं किया। माइकल हमारे सेल में आने से पहले ही बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था। फिर पूछताछ के बाद सुक्रे वापस अपने सेल में आ जाता है और लॉन्ड्री बॉय को गार्ड की जली हुई ड्रेस देने के लिए चला जाता है। जैसे ही लॉन्ड्री बॉय गार्ड की जली हुई ड्रेस देखता है तो उसको सुक्रे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो गार्ड अब उसको छोड़ने वाला नहीं था। तभी वो गार्ड जिसकी वो ड्रेस थी अपनी ड्रेस लेने के लिए वहां पर आ जाता है। फिर लॉन्ड्री बॉय उसको झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरी एक छोटी सी गलती के कारण आपकी ड्रेस जल गई। फिर वो गार्ड उस लॉन्ड्री बॉय के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वो ड्रेस लिए बिना ही वहां से चला जाता है। तभी हम लिंकन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए वेरोनिका आती है। फिर लिंकन वेरोनिका को बताता है कि मेरी सजा वाली रात मैंने व्यूअर रूम में मेरे डैड को देखा था, लेकिन वेरोनिका को लगता है कि शायद ये लिंकन का वहम होगा, इसलिए वो लिंकन की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो अपने कुछ और लोगों के साथ जज के ऑफिस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था ताकि ये पता लगा सके कि जज के ऑफिस के बाहर वो इन्वेलप किसने रखा है। तभी सीसीटीवी फुटेज में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो जज के घर के दरवाजे के नीचे से एक इन्वेलप डालकर चला जाता है। लेकिन पॉल भी बहुत होशियार था, वो मिरर के रिफ्लेक्शन में उस आदमी का चेहरा देख लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद लिंकन के डैड थे। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं माइकल दोबारा से अपने सेल में आकर जल्दी से अपनी पट्टी उतार कर देखता है क्योंकि इस जेल के बाहर जाने का सारा ब्लूप्रिंट जल गया था। अब ये सब देखकर माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ 15th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको मेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि अगली वीडियो में इस सीरीज का एंड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। अब हम मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन बाय बाय।